नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पछतावा। सुबह सुबह का समय था और दरवाजे की बेल बज गई। राहुल ने आवाज़ देते हुए कहा, सुहानी देखना जरा कौन आया है। राहुल की पत्नी सुहानी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने खड़ा आदमी एक सरकारी लिफाफा उसके हाथ में थमाकर चला गया। सुहानी दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आई। राहुल देखो जरा ये क्या आया है। जब तक राहुल बाहर आया तब तक सुहानी ने लिफाफा खोल दिया था। राहुल ने उसके हाथ से लेकर पढ़ा तो सुहानी का चेहरा देखने लगा। इतनी हैरानी देखकर सुहानी ने पूछा, क्या है ये राहुल, क्या लिखा है इसमें। राहुल की दबी सी आवाज़ निकली, सुहानी ये घर बिक चुका है, हमें खाली करना है, 1 हफ्ते का टाइम है। सुनते ही सुहानी चिल्लाकर बोली, मगर क्यों, किसने बेचा। मगर फिर भी राहुल के चेहरे पर चुप्पी देखकर सुहानी जोर से बोली, अब मैं समझी, तुम्हारे बाप ने ही बेचा होगा। यहाँ से जाने के बाद भी अपना रंग दिखा ही दिया। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और सोफे में धंसते हुए कहा, लेकिन ये शहर के एक बड़े नेता ने खरीदा है, इसने तो पापा को पैसा भी खूब दिया होगा। ये सुनते ही सुहानी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कहा, तुम्हारे बाप को इसका कितना पैसा मिला होगा। राहुल ने कहा, कुछ 1-2 करोड़ से क्या कम होगा। राहुल की बात सुनते ही सुहानी ने कहा, ओ तो तभी बेचा है। वैसे तो पहले तुम्हारा बाप इसे बेचने को तैयार ही नहीं होता था, अब तो तुम भी खाली हो। मेरी किस्मत में तो यही सब देखना लिखा था। सुहानी फिर से शुरू हो गई थी, क्योंकि अब घर को छोड़ना था और अब इस बिन बुलाई मुसीबत से पीछा छुड़ाना भी था। क्योंकि फिलहाल राहुल के पास कुछ समय से नौकरी नहीं थी और वो बेरोजगार था। राहुल को इस समय कुछ सूझ नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, ऐसे कैसे अपने हाथ से घर को चला जाने दे। सुहानी सामने खड़ी गुस्से में बोलती जा रही थी और राहुल के पापा को भला बुरा कहकर उन्हें कोस रही थी। सुहानी ने उससे कहा, राहुल मुझे कुछ नहीं पता, तुम अपने पापा के पास जाओ और पूछो जाकर उनसे कि घर बेचने की उनकी हिम्मत कैसे हुई और अब हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसे अकेले थोड़े खा जाएंगे, हमारा भी हिस्सा है। राहुल रूखे स्वर में बोला, सुहानी थोड़ा खामोश रहो, तुम्हें पता भी है कि ये घर किसने खरीदा है। सुहानी इस बात पर पड़ गई और बोलना छोड़कर राहुल की तरफ देखने लगी। फिर उसने पूछा, किसने खरीदा है। राहुल ने कहा, ये घर शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन और नेता राघवेंद्र ने खरीदा है। ये नाम सुनकर सुहानी आबाक खड़ी रह गई। इतना रईस व्यक्ति आखिर उसका घर खरीदने में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा था। ये बात उसके दिमाग में आई तो उसने राहुल से पूछा। राहुल ने उन कागजात के अनुसार पढ़कर बताया, उन्हें शायद एक संस्था के लिए ज़मीन चाहिए। पापा ने शायद ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और पैसे ले लिए। सुहानी का दिमाग ये सब सुनकर तेजी से काम करने लगा। ऐसा करो, तुम अपने बाप से जाकर मिलो और मना लो, फिर पैसा भी मिल जाएगा और साथ रहेंगे तो नया घर भी पापा ही खरीद देंगे। इतनी जल्दी किराए का घर ढूंढना भी मुश्किल है और हमारे पास तो किराया देने भर के पैसे नहीं है। राहुल सुहानी का चेहरा देखता ही रह गया और बोला, तुम्हें कुछ याद भी है, तुम्हें लगता है कि वो आएंगे। सुहानी ने तिरछी निगाह देखकर कहा, हाँ तुम मना लोगे तो मान ही जाएंगे, पैरों में गिर जाना। अब राहुल के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा था। पहले तो तुमने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया और वापस बुलाना चाहती हो। 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें कुछ याद भी है ना कि नहीं। सुहानी राहुल की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो बस अब कैसे भी अपने ससुर राम मोहन जी को घर ले आना चाहती थी। आखिर पैसे का लालच सर चढ़कर बोल रहा था और जिस पर राहुल बेरोजगार बैठा था। कुछ देर चुप रहने के बाद राहुल ने कहा, कहती तो सही हो, अगर पापा मान गए तो ये कितनी बड़ी रकम हमारी ही होगी। पापा की उम्र अब बची ही कितनी है और हम भी आराम से खाएंगे। सुहानी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरी बात अब सही समझे हो। इतना पैसा किसी अनजान गैर की भेंट चढ़ने से तो अच्छा हमें मिल जाए, उनकी ही तो औलाद हो, और तुम ये तो भागते चोर की लंगोटी की राहुल जो हमें हासिल करनी है, थोड़ा माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। राहुल को सुहानी की बात जच गई और वो अगले दिन ही उनके पास जाने को राजी हो गया। राम मोहन जी को उसने अगले दिन ही फ़ोन लगाया। 3 साल बाद बेटे का फ़ोन आता देखकर राम मोहन जी फ़ोन की तरफ देखते रहे। वो हल्के से अपने रूम पार्टनर की तरफ देखकर मुस्कुराए। राम मोहन जी ने फ़ोन उठाकर अनजान बनते हुए कहा कि कौन बोल रहा है। राहुल ने बहुत देर तक याद दिलाया कि वो उनका बेटा राहुल है और मिलना चाहता है। काफ़ी मनाने के बाद राम मोहन जी मिलने को तैयार हो गए और दोनों को मिलने आने के लिए एक पता दे दिया। दोनों शाम को ही उस दिए पते पर पहुंच गए। दोनों बाहर जाकर खड़े हुए सुहानी हैरानी से इस बड़े से ऑफिस को देखने लगे तो राहुल ने धीरे से कहा, पापा यहाँ क्या कर रहे होंगे। सुहानी ने राम मोहन जी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे क्या करता होगा तुम्हारा बाप, सफाई करता होगा या ऑफिस का काम करता होगा।
कोई उसे मालिक की कुर्सी पर बैठाने से तो रहा। दोनों ने अंदर जाकर बाहर बैठे व्यक्ति से कहा, तो उसने उन्हें कुछ देर बाहर ही इंतजार करने को कहा। तो राहुल ने कहा, अरे हमें राम मोहन जी से मिलना है, अंदर कहाँ भेज रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, सर अभी क्लाइंट के साथ हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। इतना सब कैसे हुआ ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अंदर से करोड़ों के लेन देन की आवाज़ें आ रही थीं जो इन दोनों के कानों में पड़ रही थी, जिससे उनकी आंखें चौड़ी हो जा रही थीं। कुछ देर बाद दोनों को अंदर भेज दिया गया और अंदर जाते ही दोनों के होश उड़ गए। सामने राम मोहन जी बड़ी सी महंगी कुर्सी पर बैठे थे और साथ में एक आदमी बगल में वैसे ही कुर्सी पर बैठा था, जो उठकर खुद ही बाहर चला गया। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया। सुहानी ने राहुल को कोहनी मारकर धीरे से कहा, देखते ही धीरे से कहा, देखो राहुल, हमारे 2 करोड़ सामने हैं, बस एक्टिंग अच्छी करना। राहुल ने सुनकर उसको कोहनी मारी और राहुल ने जैसे ही राम मोहन जी से कहा, पापा पापा, वो एक काम था पहले, कहते हुए राहुल की जुबान हकला गई और शब्द हलक में ही कहीं अटक गए थे, जिसे देखकर राम मोहन जी ने तिरछी मुस्कान बिखेर दी और कहा, क्यों बाप को ऐसे देखकर आंखों पर भरोसा नहीं होता क्या, जो बोला भी नहीं जा रहा? राहुल के हकलाने के कारण सुहानी को अपने प्लान पर पानी फिरता दिखाई देने लगा और वो झट से आगे बढ़कर उनके कदमों में गिर गई। पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। राम मोहन जी ने इस बार कहा, वैसे मुझे पता था कि तुम लोग मुझसे मिलने की कोशिश ज़रूर करोगे, क्योंकि लोहा चुंबक के पास चला ही आता है। ये सुनकर राहुल थोड़ा खिसिया गया और सुहानी तरफ देखने लगा, जैसे ही उनके मन की बात राम मोहन जी ने पढ़ ली हो, जो कि वैसे भी सच ही था। सुहानी तो आज जैसे मुखिया बनी थी। उसने राम मोहन जी से कहा, पापा जी आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो आपसे बात करके आपको घर बुलाने आए हैं। राम मोहन जी ने इस बार जोर का ठहाका लगाया और कहा, किस मुंह से बुलाना चाहते हो? तुम में कुछ गैरत बाकी है कि नहीं? और इतने साल बाद याद आई, वो भी आज तो मेरे पास सब है। तुमने तो बाहर फेंक दिया था, लेकिन मुझे मंदिर में प्रकाश जी मिल गए, जिन्होंने अपने साथ रखा और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। ये मेरा ही ऑफिस है और नाम प्रकाश का है, क्योंकि तुमसे अच्छा तो मेरा पराया दोस्त निकला। राहुल ने कहा, हाँ पापा जी, जब जागो तभी सवेरा, आप बड़े हैं, माफ़ तो कर ही सकते हैं। पापा प्लीज़ आप घर मत बेचिए। राहुल की नकली बातों से राम मोहन जी के सब्र का बांध टूट गया और जिन शब्दों को इतने साल से मुंह में दबाए बैठे थे, वो आज बिखेरने को तैयार थे। राम मोहन जी ने कहा, क्यों ना बेचूं? जिस घर में तुम लोगों पर बोझ की तरह था, तुमने तो मुझे मेरे ही घर से कूड़े कबाड़ की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया था। और उस समय बाप की याद नहीं आई जब मुझे लानते भेजते थे? राम मोहन जी राहुल पर बुरी तरह फट रहे थे। उनकी लाल लाल आंखें और गुस्सा देखकर जैसे राहुल के मुंह पर ताला ही लग गया था। दोनों से झुकाए खड़े थे, लेकिन सुहानी को कैसे भी उन्हें आज मनाना ही था, क्योंकि नोटिस भी तो आया हुआ था। कुछ सोचकर उसने फिर से कोशिश की और कहा, पापा जी सुबह का भूला समझिए, हमें आपके बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए। राम मोहन जी ने इस बार सुहानी को आंखें तरेते हुए कहा, बहू तुम ना बोलो, तुम तो अच्छा है, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इतना बड़प्पन तो मुझ में बाकी रहने दो कि तुम्हारे किए के बदले में तुम्हारे लिए मेरे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। इसलिए दोनों जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ। राम मोहन जी ने दोनों को खरी खोटी सुनाकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। दोनों क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? राम मोहन जी के दिन ही बदल गए थे, जिसकी इन दोनों को उम्मीद ही नहीं थी। सुहानी को राहुल पर गुस्सा आ रहा था और सुहानी राहुल पर नाराज हो रही थी। राहुल तुमने कुछ बोला ही नहीं, पैरों में नहीं पड़ सकते थे क्या? थोड़ी देर के लिए इज्जत एक तरफ रख देते अपनी। 2 करोड़ के लिए बेइज्जती कोई बेइज्जती थोड़ी होती है। और अब तो तुम्हारा बाप इतना रईस हो गया है। दोनों वहां से निकलकर घर चल दिए और पूरे रास्ते बहस करते रहे। सुहानी राहुल से तुनक कर कह रही थी, राहुल तुमने सब पर पानी फेर दिया, अब क्या होगा? अब ढूंढो किराए का घर अपनी जेब से और 2 करोड़ का नुकसान भी झेलो। राम मोहन जी के ना मानने के कारण सुहानी का दिमाग गर्म हो गया था, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था और अब राहुल को फटकारती जा रही थी। अपने घर बैठे राम मोहन जी अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछ रहे थे। प्रकाश जी जो कि उनके साथ रहते थे, उन्हें रोते देखकर पूछा, क्या हुआ राम मोहन, कौन मिलने आया था? राम मोहन जी ने भीगी आंखों को उठाकर पोंछते हुए कहा, वो पैसे की भूखी और लालची मेरी औलाद ही थी। प्रकाश, क्या किस्मत पाई मैंने। ये सुनकर प्रकाश जी ने कहा, भाई दुखी मत हो, नसीब के खेल हैं। रोते हुए राम मोहन जी को प्रकाश जी बहुत देर तक समझाते रहे, लेकिन औलाद का दिया दुख भला कैसे भूल सकता था। आज वो दिन फिर से याद आ गए जब वो घर से कबाड़ की तरह निकाल कर फेंके गए थे।
उन्होंने आंखें बंद की तो वही दृश्य सामने आकर खड़े हो गए। पहला दृश्य वो था जब सुहानी घर में बहू बनकर आई थी और पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। राम मोहन जी की पत्नी सुनंदा बहू के गुणगान करते नहीं थकती थी। दिन भर बस सुहानी का नाम लिए रहती थी। मगर शादी को महीना भर ही हुआ था कि एक दिन राहुल और सुहानी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, जो कि कुछ गुस्से भरी आवाज़ थी। मगर जब सुनंदा जी ने उठकर सुनना चाहा तो कमरे के करीब जाते ही कान में कुछ शब्द पड़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंदर से बाहर आ रहे सुहानी के शब्द जैसे तीर की तरह दिल में आकर लग गए थे। वो अंदर राहुल से कह रही थी, राहुल तुम लोगों के तो नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। कहने को इतनी बड़ी जमीन और बड़ा घर है, लेकिन टूटा फूटा और कितना पुराना है। घर में 4 चीज तक ठीक से नहीं है। वो तो मैं भर कर दहेज का सामान ले आई, नहीं तो इस घर का हाल तो भिखारियों जैसा है। अमीर घर की बेटी से शादी होने के कारण राहुल फूला नहीं समाता था। उसे बातों से मनाने लगा। राहुल ने कहा, अरे तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, मैं घर को नया बनवा दूंगा। सुहानी की आवाज़ इस बार कुछ सख्त हो गई थी। उसने कहा, औकात तो है नहीं तुम्हारी, कभी तुमने फ्रिज देखा भी था? वो तो मैं ले आई, वरना घड़े का पानी पी पी कर ही मर जाती। तुम्हारी तनख्वाह में मेरे शौक भी पूरे नहीं होंगे। ये सारी बातें बाहर खड़ी सास सुनंदा जी ने सुनी तो दंग रह गईं। उनके घर की तुलना भिखारियों से कर दी गई थी और राहुल कुछ नहीं बोला था। बीवी की सारी बातें इतनी खामोशी से कैसे सुन गया था, इसका सुनंदा जी को अचंभा हो रहा था। उनकी अपनी समधन की बातें याद आ गईं। बहन जी, हमारे घर में पैसा बहुत है, लेकिन आपका परिवार बहुत सभ्य और हमें पैसे से ज़्यादा आपका परिवार पसंद है। आप जैसे सास ससुर सुहानी को कहाँ मिलेंगे? बस यही सोचकर हमने आपका बेटा पसंद किया है। लेकिन सुहानी तो इन सब के उल्टी ही थी, उसमें संस्कार की कमी थी। अब सुहानी रोज ही अपने दहेज लाने का ताना दिया करती और दिन भर कर अपमान की करती, लेकिन फिर भी सास ससुर बेचारे चुप रहते। सुनंदा जी अपने इकलौती बहू की बातों के कारण चिंता में रहने लगी। मन ही मन उन्हें उसकी बातें खाए जाती, मगर कैसे भी घर का माहौल ठीक करने के लिए चुप रहती। लेकिन राहुल सदा सुहानी का साथ दिया करता। आए दिन सुहानी के घर से सामान या पैसे आते, जिससे सुहानी घमंड दिखाने लगती। एक बार सुनंदा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा सुहानी को रोको कि इतना सामान अपने घर से ना लाया करे, क्योंकि ऐसे हमारे घर की इज्जत कम होती है। अपना आत्मसम्मान बचाना तो इसको रोको। लेकिन माँ की बात सुनकर राहुल ने उल्टा ही जवाब दिया, माँ आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं। मेरी कमाई इतनी नहीं है, ऐसे में अगर वो कुछ मदद करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। उनकी ही तो बेटी है, अगर कुछ दे देते हैं तो बुराई क्या है? माँ ऐसा कुछ नहीं होता। अपने ही बेटी की ऐसी सोच देखकर सुनंदा जी तिलमिला गईं और उन्होंने राम मोहन जी से कहा, ये सब ठीक नहीं चल रहा। अगर नहीं रोका गया तो हमारे घर पर इस आज जरूर आएगी। राम मोहन जी की सुहानी को समझ गए थे और वो भी मन ही मन इन सबसे परेशान थे। उन्होंने भी राहुल को समझाया, लेकिन वो तो पैसे का लालची हो चुका था। आत्मसम्मान तो जैसे बेच ही दिया था। घर में आए दिन सुहानी की आवाज़ सुनाई देती और राहुल के साथ देने के कारण दोनों सास ससुर खामोश रहते। इसका नतीजा यह हुआ कि सुहानी की आदतें बिगड़ती गईं और अब वो कमरे से बाहर खुलकर बोला करती। दिन भर सुनंदा जी की काम में लगी रहती और सुहानी अपने श्रृंगार और घूमने फिरने में ही फुर्सत न पाती। एक बार सुनंदा जी ने कहा, सुहानी थोड़ा काम तुम भी संभालो, अब तुमसे मुझसे काम नहीं होता। सुहानी ने ये सुनते ही आंखें तरेरी उन पर, जोर से चिल्लाई, अच्छा शादी करते समय तो शहजादी चाहिए थी, रईस बाप की औलाद चाहिए थी, अब तुमसे काम नहीं होता। अगर काम करोगे तो तुम लोग क्या बिस्तर तोड़ोगे? यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। इतना दहेज काफ़ी नहीं था क्या? सुनंदा जी के मुँह पर सुहानी ने बिना हाथी जोरदार तमाचा मार दिया था, जिसकी गूंज राम मोहन जी ने सुनी और वो बीच में बोल पड़े, बहू ये सास है तुम्हारी, जरा सोच समझ कर बात करो। दहेज हमने मांगा ही नहीं था। राम मोहन जी का बीच में बोलना सुहानी को बर्दाश्त ही न हुआ। उसने जोर से कहा, दहेज नहीं मांगा था तो दहेज घर में क्यों रखा था? वापस कर देते। इतने सीधे नहीं हो तुम लोग। और ये बुढ़िया जो सोने के कंगन पहनकर सबको दिखाती फिरती है ना, वो भी मेरे घर से मिले हैं। सुहानी की ये बातें चिंगारी के जैसी थी, जो आग लगाए तो जरूर मगर धीरे धीरे। मगर सुहानी की इन तानों की चिंगारी से जले दोनों सास ससुर धंधक उठे। अपने ही घर में इतना अपमान कैसे सहन करते? सुनंदा जी को डर था कि सुहानी की आवाज़ें कहीं घर के बाहर न चली जाए, जिससे घर की ही बदनामी होगी। समाज में बनाई इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने राम मोहन जी से कहा, सुनो जी, इसके मुंह लगना खुद कीचड़ में गिरने जैसा है, आप अंदर चलिए। राम मोहन जी दुखी मन से अंदर आकर बैठ गए, दिल पर पत्थर रख लिया। लेकिन इस दिन की बहस से सुहानी का मुंह खुल चुका था। जितना दोनों चुप रहते उतना ही सुहानी आवाज़ ऊंची कर लेती। दोनों ही रोज रोज के इस अपमान से तंग आ चुके थे और सुनंदा जी की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी। कई जगह दिखाया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। राम मोहन जी की सुख दुख की साथी तो वही थी, उनका तो बेटा भी अपना नहीं रहा।
दिन रात सुनंदा जी की सेवा करते और भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन सुनंदा जी दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। सुहानी को काम का भार सहन नहीं हो रहा था। एक दिन जब सुनंदा जी बिस्तर पर लेटी थी, तब उसने उनका हाथ खींचकर कहा, तुझे बिस्तर तोड़ते हुए बहुत दिन हो गए बुढ़िया, चल उठकर और काम निपटा, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। सुनंदा जी हक्की बक्की रह गईं, उनकी आंखें भर आईं। राम मोहन जी ने तुरंत कहा, सर में बेच खाई है क्या? दिखता नहीं है कितनी बीमार है। सुहानी ने तख्त आवाज में कहा, देख तो बहुत कुछ रही हूँ। खाने के समय तो बुढ़िया खूब ठूस ठूस कर खाती है, अब काम करने के टाइम बीमार हो गई, अब उठा नहीं जाता है। सुहानी की जिद पर सुनंदा जी जैसे तैसे उठ गईं और किचन में खाना बनाने लगी। राम मोहन जी ने भी जाकर उनकी मदद कराई, जिससे काम का बोझ कुछ हल्का हो जाए। लेकिन जैसे ही सुहानी की सहेलियां घर आईं तो उसने सुनंदा जी से नाश्ता लाने को कह दिया। सुनंदा जी कांपते हाथों से ट्रे लेकर आईं तो पानी के गिलास गिर पड़े, जिस पर सुहानी ने जमकर सुनाया उन पर। सबके सामने हाथ उठा दिया। आवाज सुनकर अंदर से राम मोहन जी भागे हुए आए और सबके सामने सुहानी से कहा, बहू कुछ तो लिहाज किया करो, जब देखो अनाप शनाप बोलती रहती हो। हम में सब सह लिया तो आज तुमने सास पर ही हाथ उठा दिया। ये सुनकर सुहानी ने आओ देखा न ताओ उन पर ही हाथ उठा दिया। राम मोहन जी सुनंदा जी को लेकर अंदर चले गए। जब शाम को राहुल को ये बताया तो राहुल ने झूठे आंसू बहाकर दिखा दिए। राहुल ने कहा, क्या हो गया अगर माँ ने थोड़ा काम कर लिया? आप तो जानते हैं ना, सुहानी ने कभी अपने घर काम नहीं किया, तो वो नौकरों के बीच पली बड़ी है, उसको काम की आदत ही नहीं। पापा बात का बतंगड़ न बनाइए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी चैन से रहने दीजिए। राहुल का ऐसा टका सा जवाब सुनकर राम मोहन जी का दिल रो पड़ा। जिसे बाप के सम्मान का ख्याल ही ना हो, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना भला। सुनंदा जी उस दिन के बाद से बिस्तर पर से उठ ही नहीं पाई और एक दिन चल बसी। राम मोहन जी उनके जाने के बाद टूट कर रह गए, दिन रात खोए खोए रहने लगी। सुहानी ने अब काफ़ी सारा काम उनके कंधों पर डाल दिया। राहुल भी देखकर अनदेखा कर देता और कहता, पापा काम करना सेहत के लिए अच्छा होता है, बैठकर खाने से आप बीमार हो जाएंगे। राम मोहन जी ने जीवन में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। इस उम्र में दुखों का पहाड़ टूटा और कोई कंधा देने वाला भी नहीं था। उनके राहुल ने सुहानी के कहने पर राम मोहन जी से मकान बेचकर हिस्से की बात की, मगर राम मोहन जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें यकीन था कि कम से कम घर से तो राहुल कभी नहीं निकाल सकता, भले कोई और हक नहीं है। अगर घर बेच देते सुहानी घर का भी ताना दिया करती। इस कारण राम मोहन जी अड़े रहे और घर बिका नहीं। आए दिन इस बात पर उन्हें कहा जाता, लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी घर नहीं बेचेंगे। सुहानी के डर के कारण दिन भर के काम करते हो, अगर कभी चूक हो जाती तो सुहानी हाथ उठाने में पीछे नहीं रहती। जड़ तो तब हो गई जब एक दिन उसने कुछ कपड़ों के साथ घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। राहुल घर पर था और सब चुपचाप देखता रहा। राम मोहन जी बेचारे बार बार कहते रहे कि मैं कहाँ जाऊँगा, बेटा रोक ले बहू को, मुझे ऐसे बेघर न करे। लेकिन राम मोहन जी की सुहानी ने निकाल कर ही दम लिया। कितने दिन तक राम मोहन जी घर के पास एक मंदिर में बैठे रहे, लेकिन जानते हुए भी राहुल ने लेने नहीं आया। कितने दिन तक उन्होंने मंदिर में समय बिताया, लेकिन बेटे बहू कितने घड़े की तरह हो गए थे। कुछ समय बाद वो वहाँ से कहीं चले गए। मंदिर में दिखाई न देने पर राहुल ने मंदिर में उनके बारे में पूछा तो बता दिया गया कि वो किसी के साथ चले गए। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। जब सुहानी को बताया तो उसने कहा, शुक्र है तुम्हारा बाप टला तो सही, वरना अब लोग हमसे पूछते और मैं कह देती कि अपनी मर्जी से मंदिर में पड़े, हमारी तो नाक ही कटवा दी थी। खैर अब सही है। लोगों के सवालों से दोनों को छुट्टी मिल चुकी थी। राम मोहन जी कहाँ गए थे और किसके साथ गए थे, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। राम मोहन जी को कोई हिला हिला रहा था। राम मोहन क्या हुआ? राम मोहन जी ने उठते हुए प्रकाश से कहा, अरे बैठे बैठे आँख लग गई थी। लेकिन उनकी आँख में आंसू तो प्रकाश जी ने भी देख लिए थे। राम मोहन जी ने कुछ सोचकर कहा, कैसी औलाद है, आज मिली भी तो पैसे के लिए, लेकिन मैं अब एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। अब मेरी तरह ये लोग बेघर होंगे तब इन्हें एहसास होगा कि किस तरह मुझे बाहर फेंका था। उनके दोस्त प्रकाश जी सब सुन रहे थे और उनको दिलासा दे रहे थे। इधर एक हफ्ते बाद भी कहीं और कोई इंतजाम नहीं हो पाया और घर खाली करने के लिए लोग उनके घर आ गए। दोनों उन लोगों के हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी और उनका सामान निकालकर बाहर रख दिया। दोनों सड़क पर खड़े थे और कितने सारे लोगों से मदद मांगने पर भी किसी ने कोई मदद नहीं की। आज सुहानी के व्यवहार के कारण कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। लालची और घमंडी इंसान से तो सब दूरी बना ही लेते हैं, और यही सुहानी के साथ हुआ था। राहुल ने एक आखिरी कॉल राम मोहन जी को किया तो पहले तो उन्होंने अनदेखा कर दिया, लेकिन जब कई बार कॉल आया तो उन्होंने उठा लिया। राहुल ने उनके फ़ोन उठाते ही कहा, पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए पापा।
पापा हम सड़क पर आ गए हैं, हम दोनों क्या करें, कहाँ जाएं पापा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। राहुल ने फोन स्पीकर रखा हुआ था, जिससे सुहानी ने भी तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन राम मोहन जी ने कहा, अब पता चला तुम लोगों को कि अपने ही घर से निकाले जाने पर दर्द क्या होता है। सुहानी ने तुरंत कहा, पापा जी गलती हो गई, हमें पैसे के लालच में अंधे हो गए थे आपके साथ कितना बुरा किया हमने, इसकी माफ़ी तो भगवान भी हमें नहीं देंगे, लेकिन पापा अभी आपकी मदद चाहिए। राम मोहन जी ने एकदम से कहा, अपने दहेज का और पैसे का तुम्हें बहुत घमंड था, अब अपने ही घर से मदद मांगो जहाँ से दहेज लाई थी और जिसका हमें एहसान दिखाया। अपनी सास को मारकर ही दम लिया तुमने, अब सुहानी की मुँह दिखाने लायक ही कहीं बची ही थी, कुछ जवाब देती है। उसका किया तो था, उसके आगे आ रहा था, आज उसकी दिखावे की इज्जत भी चली गई थी। फ़ोन कट चुका था और दोनों अब एक दूसरे को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इतना सामान लेकर होटल में भी नहीं रह सकता था और ना ही सड़क पर छोड़ा जा सकता था। सुहानी का व्यवहार किसी के साथ अच्छा ना था जो मदद भी मांग लेती। उसके मायके में राहुल अपनी इज्जत खो चुका था। बार बार लेने की आदत ने उसने सुहानी के घर वालों को कहने पर मजबूर कर दिया था कि अब अपनी गृहस्थी अपने आप चलाओ, हम इतना नहीं कर पाएंगे। सब ने कन्नी काट ली थी, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि राहुल बस उनके भरोसे जीवन जी रहा है और सुहानी को आगे बढ़ा कर पैसे मंगवा कर रहा है। सुहानी भी रौब से पैसे लाया करती थी, लेकिन पिता ने किनारा कर लिया था। आज अपने ही पिता से मदद नहीं की और उनके उजाड़ने का कारण भी बन गए। कुछ देर में वहाँ तमाशा लग चुका था। पड़ोस से हर कोई आता और देखकर आगे खिसक जाता। राहुल कुछ मदद मांगने की कोशिश करता तो लोग अनसुना कर देते। 2 घंटे से यही हो रहा था। सुहानी बैठी हुई किस्मत को कोसने के अलावा अब कर भी क्या सकती थी। जैसा बोया वैसा काटना भी तो था। दोनों से झुकाए बैठे थे, तभी वहां एक बड़ी काले रंग की चमचमाती कार आकर रुकी, जिसे दोनों अचंभे से देखने लगे। कार से चश्मा लगाए जो व्यक्ति उतरा, उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जो कोई और नहीं बल्कि राम मोहन जी थे। बढ़िया सूट बूट पहने वो बहुत अमीर नजर आ रहे थे। राहुल और सुहानी की तो आंखें ही चौंधिया गई थी। उन्होंने चश्मा उतारकर अपनी आसियानी को देखा और आंखें पोंछकर चश्मा फिर से पहन लिया। राम मोहन जी घर के करीब आए और खाली हाथ देखते हुए सुहानी उन्हें देखते ही नज़दीक पहुंची और बिलख कर कहने लगी, पापा हमने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पैरों में पड़ती हुई बहू सुहानी की तरफ राम मोहन जी ने देखा तक नहीं और दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। जब राम मोहन जी के बेटे राहुल ने दोबारा कहा तो राम मोहन जी का सब्र का बांध टूट गया। पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हमें इतनी देर से चुप्पी साधे खड़े राम मोहन जी अब भड़क चुके थे। राम मोहन जी ने कहा, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? गलतियां जानबूझकर की हैं, अनजाने में नहीं हुई हैं जो माफ़ कर दूंगा। ऐसा कहकर राम मोहन जी आगे बढ़कर उस कमरे से बाहर निकल गए और दोनों बेटे बहू मुँह बाए खड़े रह गए। राम मोहन जी ने कहा, अगर तुम लोग थोड़े भी अच्छे होते तो तुम्हारी माँ जिंदा होती और माफ़ी कुछ गुंजाइश भी होती। मेरा दिल तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं तो आज अपना आशियाना आखिरी बार देखने चला आया था। कितना बुरा लगता है ना जब अपना आशियाना तिनका तिनका होकर बिखर जाता है, लेकिन इसमें तुम जैसी औलाद रहती हो उसका बिखर जाना ही अच्छा। राहुल ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाया और बहुत देर तक दोनों उनके कदमों में पड़े रहे, मगर राम मोहन जी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। जरा सी कमाई करने वाला राहुल सुहानी के मायके का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इस तरह हमेशा कोई काम नहीं आता। आपने माता पिता को दरकिनार करने वाले कहाँ चैन से सुखी होकर रह सकते हैं। आज राम मोहन जी भले एक वृद्धाश्रम में थे, लेकिन कुछ अच्छे संगी साथी मिल गए थे और वही राहुल लुटा हुआ सड़क पर आ चुका था। राम मोहन जी के साथ आए उनके दोस्त प्रकाश जी ने धीरे से कहा, राम मोहन मुझे पता है कि माफ़ी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मदद तो कर ही सकते हो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल तुम्हें कचोटता रहेगा। आज सड़क पर हैं और तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मदद करके बड़े बन जाओ। ये तो वैसे भी छोटा ही रहेगा, कम से कम तुम्हारी आत्मा को शांति तो मिलेगी। खामोश राम मोहन जी बस एकटक अपने घर को देख रहे थे। जिन्होंने ठुकरा दिया था वो कदमों में पड़े थे। राहुल और सुहानी दोनों बार अपने आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन राम मोहन जी का दिल नहीं पिघला। कुछ देर प्रकाश जी की बात पर विचार करके उन्होंने राहुल को कुछ पैसे देने की बात कही, जिससे वो एक छोटा सा घर खरीद कर रह सके। उनके बाद राहुल ने आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू पापा, आपने मुझे माफ़ कर दिया। सुहानी भी उठकर उनसे धन्यवाद कहने लगी तो उन्होंने झट से कहा, गलत फहमी है तुम्हें, माफ़ी नहीं मिली, केवल मदद मिली है। ऐसा करके मैंने खुद को आत्मग्लानि से बचाया है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना गिरा नहीं सकता। और धन्यवाद बोलना है तो प्रकाश को बोलो, इसी ने ऐसा करने को कहा और मुझे समझाया है।
दोनों की आंखों में ये सुनकर शर्मिंदगी के आंसू थे। प्रकाश जी ने राहुल से कहा, बेटा, माँ बाप तो जायदाद होते हैं, यानी कि जमा पूंजी, जिनकी कीमत न रहने पर पता चलती है। तुम भी समझ गए होगे। इनके बाद राम मोहन जी अपने दोस्त को लेकर वहां से चले गए और राहुल अपने माथे पर हाथ रखकर सड़क पर सामान के बीचों बीच बैठ गया। आज जिंदगी का ऐसा सबक मिला था जिसके बाद सिर्फ पछतावा ही रह गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।